जब मैं छोटा था, हमारी गली के निचले हिस्से में एक खंडर इमारत थी। इलाके के सभी बच्चे उससे दूर रहते थे क्योंकि अफवाह थी कि वो भूतिया है। पुरानी 2 मंजिला इमारत की कंक्रीट की दीवारें टूट कर गिर रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक शाम साहस की परीक्षा के लिए मैंने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त विनोद ने उस डरावनी पुरानी जगह का पता लगाने का फैसला किया। हम दोनों में एक अजीब सी उत्तेजना और डर का मिश्रण था। हम इमारत के पीछे की खिड़की से अंदर चढ़े। पूरी जगह गंदी थी और लकड़ी के फर्श पर मिट्टी की एक परत थी। जब हमने खुद को धूल से साफ किया तो हमने ऊपर देखा और ये देखकर चौंक गए कि किसी ने छत के पास दीवार पर आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ, ये शब्द लिखे थे। मैंने कहा, शायद कोई बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हो सकता है शायद, विनोद ने कहा। हमने ग्राउंड फ्लोर पर और भी कमरों की जांच की। एक कमरे में जो कभी रसोई हुआ करते थे, उसका दीवार पर और भी कुछ लिखा हुआ मिला। इसमें लिखा था, मैं ऊपर के कमरे में हूँ। हम चलमलाती सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़े। मैं आगे चल रहा था और विनोद मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा घबरा रहा था। जब हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हमने बाएं मुड़कर सावधानी से संकरे गलियारे से नीचे की ओर चलना शुरू किया। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था जिस पर कुछ और अशुभ बातें लिखी थी। तुम मुझे इस कमरे में पाओगे। अब तक विनोद डर से कांप रहा था। मैं भी काफी डरा हुआ था, लेकिन मैं ये दिखाना नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा कि वो आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि डरने की कोई बात नहीं। मैंने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा चड़मड़ाता हुआ खुला। हम कमरे में दाखिल हुए और पाया कि कमरा पूरा खाली था। दोनों तरफ 2 दरवाजे बंद थे। दीवार पर और भी खौफनाक बातें लिखी थे। इसमें लिखा था, मेरा सिर बाईं ओर है और मेरा शरीर दाईं ओर है। जैसे ही विनोद ने ये देखा, वो पूरी तरह से घबरा गया। वो चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे झटक दिया और खुले दरवाजे से भाग गया। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी जो गलियारे से नीचे गायब हो गई। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके अपने डर पर काबू पाने का तय किया। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने दाईं ओर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं कमरे की दूसरी तरफ गया और दीवार पर छोटे छोटे शब्दों में लिखा था, मेरा शरीर नीचे है। मैंने नीचे फर्श पर देखा। मैं फर्श पर लिखे कुछ और बातों पर खड़ा था। मैंने कदम पीछे लिया और देखा, मेरा सिर तुम्हारे पीछे वाले कमरे से आ रहा है, घूम जाओ। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा चड़मड़ाते सुना और जल्दी से मुड़ा। दरवाजे के पीछे एक छाया घूम रहे थे। अचानक कोई चीज कमरे में लुढ़क कर दीवार से टकरा कर रुक गई। ये विनोद का कटा हुआ सिर था। उसकी मृत दृष्टिहीन आंखें मुझे ही घूर रहे थे। मैं डर के मारे चीखते हुए खुली खिड़की से बाहर गिर पड़ा और 2 मंजिल नीचे जमीन पर गिर गया। मैं एक तरफ गिर गया जिससे मेरा हाथ टूट गया
भयानक दर्द में मैं रोता हुआ अपने माता पिता को पुकारता हुआ घर भागा। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने पुरानी खंडर इमारत की तलाशी ली। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, दीवार पर कोई भी लिखावट नहीं थे। उन्होंने घर को ऊपर से लेकर नीचे तक छान मारा, लेकिन विनोद का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने फर्श की लकड़ियां उखाड़ी। उसका शरीर नीचे पड़ा था। उन्हें उसका सिर नहीं मिला। कई महीनों तक मैं उस घटना से उभर नहीं पाया। एक रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने खुद को उसी खंडर इमारत के सामने पाया। वहां एक धुंधली छवि थे जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। ये विनोद था। उसकी आंखें मुझे घूर रहे थे। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तुम मेरी जगह पर हो। अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ सरसराहट महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो देखा कि जमीन पर लिखावट थे, अब तुम मर चुके हो। तभी मुझे लगा कि कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही है। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई और फिर अंधकार ने मुझे घेर लिया। सुबह जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरे कमरे में मृत पाया, मेरे चेहरे पर वही भयानक डरावनी शक्ल थे जो मैंने विनोद की आंखों में देखे थे। कई साल बाद एक नई पीढ़ी के बच्चे उस खंडर इमारत के पास खेलने लगे। उन बच्चों में एक बच्ची रीना हमेशा खंडर इमारत की ओर खींची चली जाती थी। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं अंदर जाकर देखूंगी, उसने अपने दोस्तों से कहा। तुम पागल हो गई हो, वहां भूत है। उसके दोस्तों ने डर के मारे कहा। मैं नहीं डरती, रीना ने जवाब दिया और खिड़की के माध्यम से अंदर घुस गई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सब कुछ अजीब और भयानक लगने लगा। उसने पुरानी दीवारों पर नई लिखावटें देखी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। रीना का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाया। वो आगे बढ़ती गई, ऊपर की ओर, और हर कदम पर लिखावट बदलती रही। मैं यही हूं, तू मुझे देख सकती है। वो जब सीढ़ियों के ऊपर पहुंची तो उसे एक दरवाजे पर लिखा मिला, तू मेरा अगला शिकार है। वो डर से कांप गई, लेकिन उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां दो छायाएं थी, एक विनोद की और एक मेरी। विनोद की आवाज गूंज उठी, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब इस जगह को छोड़ना मुमकिन नहीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अब हम 3 हो जाएंगे। रीना ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज भी उसी खंडर इमारत की दीवारों में समा गई। वो अब भी हमारे साथ इस अंधेरे और भयानक दुनिया में फंसी हुई थी, हमेशा के लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीना के गायब होने के बाद उसके दोस्तों में से एक दोस्त रोहन उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए उसी खंडर इमारत में जाने का फैसला करता है। एक ठंडी रात में जब पूरा शहर सो रहा था, रोहन इमारत के पास पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने तुरंत रीना की चीख सुनाई दी। दीवारों पर लिखावट फिर से जिंदा हो गई, तूने उसे यहाँ आने दिया, अब तू भी उसका भागीदार है।
रोहन डरते हुए कदम बढ़ाता गया। उसने दीवार पर देखा। तूने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तू भी हमारी तरह फंस जाएगा। वो जब आखिरी दरवाजे के पास पहुंचा, उसने विनोद, रीना और मेरी छायाओं को देखा। हमारी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अब कोई भी हमें बचा नहीं सकता, हमने एक साथ कहा। रोहन ने आखिरी चीख मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा भी अब उसी अंधेरे और भयानक दुनिया में फंस गई थी। खंडर इमारत अब और भी डरावनी हो गई थी। वहां 4 आत्माओं की चीखें गूंजती है और हर रात एक नई शिकार की तलाश जारी रहती है। कहते हैं, अगर तूने उस खंडर इमारत का रास्ता चुना तो वहां से वापस आने की उम्मीद मत रखना। रोहन के गायब होने के बाद इलाके के लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। अब किसी में भी उस खंडर इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। हर रात वहां से अजीब आवाजें आती और चीखें सुनाई देती। ये एक भूतिया जगह बन चुकी थी जो अपने अंदर हर किसी के डर को खींच लेती थी। कुछ समय बाद एक टीवी चैनल ने उस इमारत की भूतिया कहानियों की जांच करने के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया। ये टीम उन रहस्यमय गायब हुए लोगों का सच जानने के लिए बेहद उत्साहित थे। वो कैमरे, माइक्रोफोन और दूसरे उपकरणों के साथ तैयार होकर खंडर इमारत के अंदर घुसे। टीम ने इमारत के अंदर अपने उपकरण सेट करना शुरू किया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उनकी आंखों में डर और उत्तेजना बढ़ती गई। टीम के लीडर विक्रम ने कहा, यहाँ कुछ अजीब जरूर है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने पहली मंजिल पर कदम रखा, दीवारों पर फिर से वही लिखावटें लिखी, आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ। लेकिन इस बार ये लिखावट ताज़ा और चमकती हुई दिख रहे थे, मानो अभी अभी लिखी गई हो। टीम के सदस्यों ने कैमरे को चालू किया और हर कोने की जांच शुरू कर दी। एक सदस्य सुमन ने पूछा, क्या ये कोई मजाक है? तो विक्रम ने जवाब दिया, शायद, लेकिन हमें सच का पता लगाना होगा। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर चढ़े, उन्हें और भी लिखावट मिली। मैं ऊपर के कमरे में हूँ, सुमन ने कहा। यह सब बहुत डरावना है। विक्रम ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ने का संकेत दिया। गलियारे के आखिर में एक बंद दरवाजा था जिस पर लिखा था, तुम मुझे इस कमरे में पाओगे। टीम के सभी सदस्य डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर दीवारों पर और भी भयानक बातें लिखी हुई थी। मेरा सिर बाईं ओर और मेरा शरीर दाईं ओर है। सुमन ने ये देखते ही चीख मारी और बाहर भागने की कोशिश की। विक्रम ने उसे रोका और कहा, हमें सच्चाई जाननी है। उन्होंने कमरे के 2 दरवाजों की ओर देखा और दाईं ओर के दरवाजे को खोला। कमरे में दाखिल होते ही दीवार पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरा शरीर नीचे है। जैसे ही उन्होंने फर्श पर देखा, उन्हें एक और लिखावट मिली, मेरा सिर तुम्हारे पीछे वाले कमरे से आ रहा है, घूम जाओ। टीम के सभी सदस्य डर के मारे कांपने लगे। विक्रम ने दरवाजा खोल कर देखा तो वहां मेरी, विनोद, रीना और रोहन की भूतिया छायाएं खड़ी थे। उनकी आंखें चमक रहे थे और उन्होंने एक साथ कहा, तुम अब हमारे साथ हो जाओगे।
टीम के सभी सदस्य चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वो इमारत से बाहर निकले, दरवाजे अचानक बंद हो गए और इमारत धुंध में लिपट गई। सुबह होते ही टीवी चैनल की टीम के सभी सदस्य गायब हो गए। उनकी चीखें खंडर इमारत की दीवारों में गूंजती रही। किसी ने भी उन्हें फिर कभी नहीं देखा। खंडर इमारत अब एक रहस्यमय और भयानक जगह बन चुके थे। हर कोई उससे दूर रहने लगा, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। उस इमारत में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अब वहाँ कई आत्माओं की चीखें गूंजती है और हर रात एक नए शिकार की तलाश जारी रहती है। अगर तूने उस खंडर इमारत का रास्ता चुना तो वहां से वापस आने की उम्मीद मत करना। वहां की दीवारें तेरी कहानी भी उसी तरह लिख देंगी जैसे उन्होंने बाकी शिकारों के लिखे। अंधेरे में वो खंडर इमारत आज भी खड़ी है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक छोटा सा परिवार था। उसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था। रात के वक्त अपनी कार से वो लोग एक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी वहां पर एक पेड़ के नीचे उनकी कार अचानक से बंद हो गई। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। ये देखकर वो आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इसके बाद उसने कार के अंदर चेक किया कि अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसे रेडिएटर में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर सके। लेकिन कार में रखी पानी की सारी बोतलें खाली थी। मजबूर होकर उस आदमी ने वापस कार में आकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक जब कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर कार से बाहर निकला और अपनी पत्नी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और सारे दरवाजे खिड़की लॉक कर लेना। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वो आदमी खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक कार में बैठी उसकी पत्नी डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख की वजह यह थी कि कार की छत पर अचानक कोई भारी चीज गिर पड़ी थी। उस भारी चीज के गिरने के बाद कार की छत से ऐसी भयानक आवाजें आने लगी जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वो भयानक आवाजें सुनकर वो औरत इतनी डर गई कि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची और उसकी कार से कुछ मीटर दूरी पर आकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां पहुंचने के बाद कार की छत से आ रही वो भयानक आवाजें अचानक बंद हो गई। फिर पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस अधिकारी बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा, जल्दी से अपनी कार से बाहर आओ और हमारे साथ चलो। वो औरत डरते डरते अपनी कार से बाहर निकली और धीरे धीरे उन पुलिस वालों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोबारा पुलिस वालों ने उससे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन उत्सुकता की वजह से वो औरत रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी चीख निकल पड़ी और वो जोर जोर से रोने लगी।
दरअसल उसने देखा कि कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और उसका सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस बुलाया ताकि उस लाश को वहां से ले जाया सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को बताया कि हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमने हाईवे पर एक कार को खड़ा देखा। जब हम उस कार की ओर बढ़ने लगे तभी हमने देखा कि एक बेहद डरावना इंसान जैसे दिखने वाला राक्षस अचानक उस आदमी की लाश को लेकर कार की छत पर कूद गया। वो राक्षस बड़ी ही बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। हम अपनी पेट्रोलिंग कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और स्थिति को समझने लगे, लेकिन जब तक हम कुछ एक्शन ले पाते वो राक्षस वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। ये सुनकर वो औरत एक तरफ तो बहुत ही डरी हुई थी और दूसरी तरफ बुरी तरह से चौंक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी अपने पति को खो दिया है। मगर उस हाईवे पर ऐसा क्यों होता था? जब उस औरत ने पुलिस वालों से पूछा तो पुलिस वालों ने एक कहानी बताई। उनके मुताबिक दरअसल बहुत पहले उस हाईवे पर एक पत्नी ने अपने पति को मारकर कार की डिक्की में डालकर पूरी कार को ही आग लगा दिया। कहते हैं कि उसी के बाद से इस हाईवे पर वो राक्षस देखा जाने लगा। रात को अगर कोई इंसान इस हाईवे पर सफ़र करता तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर सिर्फ एक बस चलती है जो गांव के बाहर से अंदर तक आती है और ले जाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर था और मेरा घर गांव के अंदर की तरफ था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात में गांव पहुँचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की ओर बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई शमशान हो। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से मना रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ी दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात गए ये यहाँ पर कर क्या रहा है, पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो था मेरे साथ। उसने मेरे साथ आगे आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। जब से मुझे मिला है तब से इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये इतना शांत बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेकर खेतों की तरफ जाने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुपचाप हो, और ये तुम खेतों की तरफ कहाँ बढ़ने लगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की ओर ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। वो लोग जब मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें अपने साथ हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं था। वो बोला, मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो फिर वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा, मगर उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।